वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं मनी एंड क्रेडिट यानी कि मुद्रा और साख क्या है, जो कि क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है, क्लास 10th सोशल साइंस का। तो उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। मनी क्या है? मनी यानी कि मुद्रा वह माध्यम है जिससे हम वस्तुओं का आपस में लेन देन करते हैं या जिसको हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यानी कि जो मुद्रा है वो विनिमय के रूप में काम करती है। विनिमय का मतलब लेन देन के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। गुड एक्सचेंज, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय से अभिप्राय जब आप मुद्रा के बगैर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हो तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। बिना मनी का प्रयोग किए वस्तु के बदले में लेन देन करना वस्तु विनिमय कहलाता है। इस तरह जो मुद्रा है वो एक माध्यम होता है जिससे हम वस्तु और सेवा को खरीद सकते हैं। अगर हम मुद्रा के बगैर वस्तु और सेवा को खरीदते हैं तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें मुद्रा के बगैर कार्य होता है उसे हम वस्तु अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक सबसे बड़ी समस्या है आवश्यकता का दोहरा सहयोग। आवश्यकता का दोहरा सहयोग क्या होता है? आवश्यकता का दोहरा सहयोग एक ऐसी स्थिति को बताता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। यह वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का लेन देन वस्तु के रूप में ही होता है, आप जानते हो। तो इस वजह से यदि एक व्यक्ति को गेहूँ को बेचना है और अन्य चीज़ की आवश्यकता है, चाहे उसे बर्तन की आवश्यकता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो गेहूँ को खरीदना चाहता हो और बदले में बर्तन को बेचना चाहता हो। तो इस तरह एक व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति दूसरा व्यक्ति करता है और दूसरे व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसके पहले व्यक्ति की उस आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस तरह आवश्यकता का दोहरा सहयोग होना वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या है। अगर एक व्यक्ति जो गेहूँ बेचना चाहता है उसको वो व्यक्ति चाहिए जो बर्तन बेचता हो, लेकिन उसको वो व्यक्ति नहीं मिलता जो बर्तन बेच रहा है। उसको ऐसा व्यक्ति मिले जिसे गेहूँ की ज़रूरत है लेकिन उसके पास बर्तन नहीं है। तो उस सिचुएशन में वस्तु विनिमय प्रणाली सही नहीं बैठती है और वस्तु विनिमय प्रणाली का यह जो दोष है वो मुद्रा को जन्म देता है। आगे हम देख लेते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के जो आधुनिक रूप हैं वो कागज़ के नोट और या धातु के सिक्के हैं जिन्हें भारत सरकार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भारत का सर्वोच्च बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जिसको नोट जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो नोट है वो भारत में केवल आरबीआई ही जारी कर सकता है। आगे बैंक क्या है? बैंक वह संस्था है जो लोगों की जमा पूंजी के आधार पर लोगों की मांग जमा का निर्माण करती है। और बैंक का जो मुख्य कार्य होता है वो जमा स्वीकार करना तथा लोगों को उधार देना है। बैंक के दो मुख्य कार्य होते हैं, जमा स्वीकार करना तथा लोगों को उधार देना। तो जो बैंक है वो एक औपचारिक संस्था है जो लोगों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। आगे हम देखेंगे औपचारिक संस्था और अनौपचारिक संस्था क्या होती है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मनी क्या है और उसके फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ मनी एंड इट्स फंक्शन। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। जिस पदार्थ को विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है वह मुद्रा कहलाती है। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो विनिमय का काम करती हो वो मुद्रा कहलाती है। और मेन कार्य जो होता है मुद्रा का वो विनिमय का माध्यम ही है। विनिमय का मतलब है कि लेन देन। मुद्रा के रूप में हम किसी भी वस्तु को बेच सकते हैं और किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुद्रा के द्वारा खरीदारी बिल्कुल आसान हो जाती है। आप कोई भी चीज़ को बेच सकते हो और ख़रीद सकते हो। क्रय विक्रय आसानी से किया जा सकता है, लेन देन किया जा सकता है। इसलिए जो मुद्रा का मेन कार्य है वो विनिमय का माध्यम का कार्य है, मध्य के रूप में कार्य करती है। दूसरा है मूल्य को मापना। मूल्य को मापने से अभिप्राय है कि किसी भी वस्तु को जो मूल्य है वो हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। जैसे एक फर्नीचर है उसका मूल्य कितना है, या एक कुर्सी है उसका मूल्य कितना है, पेन है वो 5 रुपये का आता है, कार है वो 10 लाख की आती है। तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य है हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। धन का संचय यानी कि हम पैसे को बचा सकते हैं, धन को बचा सकते हैं। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में धन का संचय करना मुश्किल होता था क्योंकि अगर आप गेहूँ को भी स्टोर करोगे
तो उसको स्टोर करने में, भंडारण करने में काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगी और फिर भी जो गेहूँ है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन धन को आप आसानी से संचय कर सकते हो कैश फॉर्म में या बैंक में डिपॉजिट करवा के। तो धन के संचय का कार्य है वो भी मुद्रा ने आसान कर दिया है। भावी भुगतान का मानक है कि भविष्य में कोई भी लेन देन है उसको आप मुद्रा के रूप में कर सकते हो, जैसे चेक है ये। और भावी भुगतान से अभिप्राय ऐसे भुगतान से है जिसकी जो वायदा है वो प्रेजेंट में किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रेजेंट में किया जाता है, लेकिन उसका भुगतान प्रेजेंट में न करके फ्यूचर में किया जाता है, तो उसे हम भावी भुगतान कहते हैं। जैसे हमने कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ खरीद ली है तो उसका भुगतान हम तत्काल न करके भविष्य में देंगे, तो उसे हम भावी भुगतान कहेंगे। तो मुद्रा के रूप में भावी भुगतान करना आसान होता है, मूल्य का हस्तांतरण करना आसान होता है, यानी कि एक वस्तु को आप आसानी से बेच सकते हो और जहाँ आपको ज़रूरत हो उस वस्तु को आप खरीद सकते हो। उदाहरण के लिए अगर हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो अपने घर को छोड़कर किसी अन्य शहर में रहना चाहता है, तो वो अपने घर की जो ज़मीन है या जो घर है उसको बेचकर धन प्राप्त कर सकता है और अन्य जगह पर उस धन का प्रयोग घर खरीदने और ज़मीन खरीदने के लिए कर सकता है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम वस्तु विनिमय प्रणाली में होती तो वस्तु को खरीदना और बेचना काफ़ी मुश्किल होता, एक जगह से दूसरी जगह पर धन का स्थानांतरण नहीं हो पाता। तो मूल्य का जो हस्तांतरण है वो भी मुद्रा की वजह से आसान हो गया है। आगे देख लेते हैं स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है एक ऐसा समूह जो अपनी खुद मदद कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको हम बोलते हैं। तो इस ग्रुप में 15 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है जो नियमित रूप से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और बचत करते हैं। वो अपने समूह की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यानी कि जो 15 से 20 व्यक्तियों का जो समूह है वो पैसे से संबंधित जो समस्या है उसका निर्धारण अपने आप कर लेते हैं। 15 से 20 व्यक्ति मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और व्यक्ति को ऋण दे देते हैं। तो ये स्वयं की सहायता समूह है, यानी कि खुद की मदद कर रहे हैं, खुद एक ग्रुप बना रहे हैं। आगे देख लेते हैं जो हमने बात करा था औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या है ऋणों के। तो जो बैंक है वो औपचारिक स्रोत है। तो अब हम देख लेते हैं औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या होते हैं, ये डिफरेंस है। जो औपचारिक स्रोत है इसमें बैंक और सहकारी समितियाँ आती हैं जो ऋण देती हैं, जबकि जो अनौपचारिक स्रोत है इसमें साहूकार, महाजन आता है या आपका कोई मित्र आता है, कोई रिश्तेदार होता है जिससे आप ऋण प्राप्त करते हो। तो औपचारिक में तो रूल और रेगुलेशन होते हैं, जबकि जो अनौपचारिक है वो आप अपने नियर और डियर से प्राप्त करते हो। औपचारिक स्रोत में कागजी कार्रवाई अधिक होती है, आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं, उसके भी आप पर ही आपको ऋण मिलता है। जबकि जो अनौपचारिक है उसमें कागजी कार्रवाई अधिक नहीं होती है। जैसे आप किसी मित्र से पैसे ले रहे हो तो उसमें कागजी कार्रवाई अधिक नहीं होती, जबकि आप महाजन या साहूकार से लेते हो तो हो सकता है वो ज़मीन के कागज आपके रख ले, लेकिन इनके पास ज़्यादातर व्यक्ति वो ऋण लेते हैं जो अनपढ़ होते हैं और जो कागजी कार्रवाई से अलग होते हैं। तो इन व्यक्तियों से ऋण लेना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम बात करें ब्याज की दर की, तो जो औपचारिक ऋण होते हैं तो वो सस्ती दर पर मिल जाते हैं, इनमें जो ब्याज दरें होती हैं वो कम होती हैं। जबकि जो अनौपचारिक स्रोत हैं ऋण देने के, जो महाजन साहूकार से हम लेते हैं, तो उनकी जो ब्याज दर है वो काफ़ी ऊंची होती है। आगे बात करें कि अनौपचारिक स्रोत है उन पर कंट्रोल कौन करता है। तो औपचारिक स्रोत जैसे बैंक है, सहकारी समिति है, उन पर जो कंट्रोल है भारत का रिजर्व बैंक करता है, जो कि केंद्रीय बैंक है। आरबीआई है वो पूरे कार्यों का लेखा जोखा रखता है अपने पास सभी बैंकों का। जबकि जो अनौपचारिक बैंक है उन पर रख रखाव करने वाली कोई संस्था नहीं होती। जो अनौपचारिक बैंक है उनका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं होता। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा मनी और क्रेडिट क्या है, साथ में हमने देखा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, बैंक का क्या कार्य होता है, औपचारिक और अनौपचारिक बैंक औपचारिक और अनौपचारिक ऋण के स्रोतों में क्या डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।